अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो हमारा यूनिट है वो है 7.5 और 7.5 की जो एक्सरसाइज हम आज की वीडियो में कवर करेंगे वो होगी एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2 और एक्सरसाइज नंबर 3। ये तीनों एक्सरसाइज जो हैं हम आज ही की वीडियो में कवर करेंगे और मैं जो है वो आपको तमाम ये तीनों एक्सरसाइज कराऊंगा। यानी मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 1 और 2, 3 ये तीनों जो है वो पूरी तरह एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको बात समझने में आसानी रहे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि नोट्स मैंने बना लिए हैं, तो अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा। और चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चले आ जाए, पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं हमें क्या कहा जा रहा है। क्रिएटिव राइटिंग, यानी यहाँ पर जो है हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें ये पोयम दी हुई है, इस पोयम को हमने पढ़ना है और उसके बाद हमें एक्सरसाइज नंबर 3 में जो है वो ख़ुद भी पोयम लिखनी है। तो वो जो है मैं पोयम आपको लिख के दिखा दूँगा और लिखना भी सिखा दूँगा कि किस तरह से लिखते हैं। तो अगर आपको पोयम लिखनी आ जाएगी तो आपकी इंग्लिश स्किल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएगी। तो सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 1 में क्या इंस्ट्रक्शन दी हुई है वो पढ़ देता हूँ और बता देता हूँ क्या कहा जा रहा है। तो एक्सरसाइज नंबर 1 में हमारे पास इंस्ट्रक्शन है, फर्स्ट रीड द पोयम गिवन बिलो साइलेंटली। तो देखें, आपको यहाँ पर एक पोयम दी हुई है, पोयम का नाम है अबू बिन एदम, जो कि एक बहुत मशहूर पोयम है। तो आपने क्या करना है, आपने ये पोयम सबसे पहले अकेले पढ़नी है, यानी अपने क्लास फेलो के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने दोस्तों के साथ आपने काम नहीं करना है। आपने पूरी की पूरी पोयम जो है वो अकेले पढ़नी है और साइलेंट पढ़नी है, यानी दिल ही दिल में पढ़नी है और इतनी आवाज़ से पढ़नी है कि सिर्फ आप ही को सुनाई दे, क्लास फेलो को ना सुनाई दे, वो लोग जो है डिस्टर्ब ना हो। तो ये देख लेते हैं कि अबू बिन एदम जो है ये पोयम किसने लिखी है। तो अबू बिन एदम जो पोयम लिखी है वो लिखी है जेम्स हेनरी लेकहंट। तो ये जो है इन्होंने ये पोयम लिखी है, जो कि काफ़ी मशहूर जो है वो पोइट हैं इंग्लिश के। तो आज मैं आपको पोयम पढ़ता जाता हूँ। मैं जो हूँ वो आपको एक एक वर्ड्स पढ़ता जाऊँगा और उसकी उर्दू भी बता दूँगा और साथ ही साथ तशरीह भी बताऊँगा, क्योंकि अगर मैं सिर्फ उर्दू आपको पोयम की बता दूँगा तो भी आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैं जो हूँ वो आपको तशरीह भी करके दूंगा ताकि आपको पोयम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और अगर इससे कोई MCQs पूछे जाएं तो वो आप इजीली सॉल्व कर लें, आपको उसमें मुश्किलात ना हो। तो चलें आ जाए, पोयम पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो पहला वर्ड्स है वो ये है कि अबू बिन एदम मे हिज ट्राइब इंक्रीज, awoke one night from a deep dream of peace and saw within the moonlight in his room, making it rich and like a lily in bloom, an angel writing in a book of gold। तो स्टूडेंट, इसकी जो उर्दू है वर्ड टू वर्ड वो ये है कि अबू बिन एदम इनके दर्जात में इजाफ़ा हो, यानी यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना मे हिज ट्राइब इंक्रीज, तो इसका मतलब है इनके दर्जात में इजाफ़ा हो। एक रात सुकून की गहरी नींद से बेदार हुए, यानी सो रहे थे और उसके बाद बेदार हुए। चांदनी उनके कमरे में जो है वो फैली हुई थी, जो कमरे को सोजन के ताज़ा फूलों की तरह मुनव्वर कर रही थी। तो ये क्या लिखा हुआ है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कमरे में जो है वो बहुत ज़्यादा चांदनी फैली हुई थी, यानी हर तरफ जो है वो रोशनी हुई भी थी और कमरे में एक जो है वो फूल की तरह, यानी ताज़ा फूल होते हैं ना, जिस तरह ताज़ा फूलों में से खुशबू आ रही होती है, इस तरह कमरे को जो है वो रोशन कर रही थी ये चांदनी। एक फ़रिश्ता सुनहरी किताब में कुछ लिख रहा था। यानी अब ये क्या मंज़र इसमें बताया जा रहा है ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, अबू बिन एदम जो है वो सो रहे थे, जैसे कि आम इंसान सो रहा होता है, तो ये अपने कमरे में सो रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा चांदनी कमरे में फैलने की वजह से, यानी इनके कमरे में एक फ़रिश्ता आया हुआ था, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो चांदनी फैली हुई थी कमरे में। तो जब आपको पता है कि एकदम से अगर आप सो रहे हैं और लाइट जला दे कोई, तो आपकी आँख खुल जाती है। तो इसी तरह से अगर कमरे में चांदनी फैली हुई है तो इंसान की आँख खुलेगी। तो इसी तरह से जब चांदनी कमरे में फैली हुई थी तो उनकी आँख खुल जाती है। तो जब वो उनकी आँख खुलती है तो वो देखते हैं कि उनके कमरे में चारों तरफ चांदनी फैली हुई है और एक फ़रिश्ता बैठा हुआ है और कुछ लिख रहा है, यानी किसी एक किताब में वो कुछ लिख रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पहला वर्ड्स जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। पूरी तशरीह मैंने आपके सामने अच्छी तरह से बयान की। अब आ जाए दूसरा वर्ड्स पढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो दूसरे वर्ड्स में लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि एक्सीडिंग पीस had made bin Adam bold
and to the presence in the room he said, what righteous thought? The vision raised its head and with a look made of all sweet accord answered the name of those who love the Lord। तो स्टूडेंट इसकी जो उर्दू है हमारे पास वो ये है कि अबू बिन अहदम को बढ़ते हुए सुकून ने, यानी सुकून बहुत ज़्यादा था और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर शांति थी, तो अबू बिन अहदम को बढ़ते हुए सुकून ने बहादुर बना दिया। और कमरे में मौजूद हस्ती से इन्होंने पूछा, यानी जो फ़रिश्ता कमरे में मौजूद था उनसे जो है इन्होंने सवाल किया अबू बिन अहदम ने। तो सवाल क्या किया? सवाल ये किया कि आप क्या लिख रहे हैं। तो जब सवाल किया तो इस हस्ती ने, यानी जो लिख रहा था, उसने जो है अपना सर उठाया और एक दिल आवेज़ यानी बहुत अच्छी आवाज़ के साथ जवाब दिया कि उन लोगों के नाम जो खुदा से मोहब्बत करते हैं। यानी अब इसकी तशरीह क्या है, मैं आपको तशरीह बताता हूँ, आपको पोएम जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, यानी वर्स जो है वो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखें, जब अबू बिन अहदम ने एंजल को देख लिया तो फिर अबू बिन अहदम ने क्या किया? अबू बिन अहदम जो है वो एंजल की तरफ बढ़े और उसकी तरफ बढ़कर जो है उससे एक सवाल किया, यानी उससे सवाल किया कि आप जो है इस किताब में क्या लिख रहे हो। तो जो फ़रिश्ता था, यानी जो लिखने वाला था, उसने अपना सर उठाया, यानी वो लिखने में मसरूफ़ था तो उसने अपना सर उठाया और सर उठाकर कहा कि उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ जो खुदा से मोहब्बत करते हैं। यानी जो लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो नेक लोग हैं, जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, मैं उन लोगों के नाम जो है इस किताब में लिख रहा हूँ। तो अबू बिन अहदम ने सवाल किया कि क्या लिख रहे हो, और फ़रिश्ते ने जवाब दिया कि मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ जो कि खुदा से मोहब्बत करते हैं। तो जब आपको ये पता चलेगा कि इस किताब में वो नाम लिखे हुए हैं जो कि खुदा से मोहब्बत करते हैं, तो आप भी ये बोलेंगे कि क्या मेरा नाम इस किताब में है या नहीं है। तो अबू बिन अहदम ने भी बिल्कुल इसी तरह से कहा। तो अब आ जाएं, अबू बिन अहदम क्या कहते हैं वो पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो अगला वर्ड्स है वो ये है कि एंड इज़ माइन वन सेड अबू ने नॉट सो रिप्लाइड द एंजल अबू स्पोक मोर लो but cheerily still and said, I pray thee then write me as one that loves his fellow man। तो स्टूडेंट, फिर इसमें कहा जा रहा है कि अबू बिन अहदम ने पूछा, यानी अबू बिन अहदम ने ये पूछा कि मेरा नाम उन लोगों में शामिल है या नहीं, यानी जिन लोगों के आप नाम लिख रहे हो मेरा नाम उन लोगों में शामिल है या नहीं। तो फ़रिश्ते ने कहा नहीं, ऐसा नहीं। फ़रिश्ते ने ये भी कहा कि धीमी आवाज़ में बोलो, यानी अबू बिन अहदम ने जो है वो बहुत ज़्यादा जोश में आके तेज़ आवाज़ में बोला, तो फ़रिश्ते ने उनसे कहा कि धीमी आवाज़ में बोलो। लेकिन अबू बिन अहदम जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या थे, एक्साइटेड थे और बहुत ही ज़्यादा खुश थे, तो इसीलिए जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहे थे, वो बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बोल रहे थे। तो जब भी फ़रिश्ते ने क्या उनसे कहा कि आप जो है वो धीमी आवाज़ में बोलो, तो अबू बिन अहदम ने कहा कि मेरा नाम भी आप लिख लें, यानी मेरा नाम उन नामों में लिख लें जो कि खुदा के बंदों से मोहब्बत करते हैं, यानी जो लोग खुदा के बंदों से मोहब्बत करते हैं मेरा नाम उसमें लिख लें। तो फ़रिश्ते ने लिखा और गायब हो गया, यानी अब फ़रिश्ते ने जो है वो लिख लिया। तो स्टूडेंट, इसकी जो तशरीह है वो ये होगी, यानी इस वर्स की जो तशरीह है, इस बंद की जो तशरीह है वो ये होगी कि अबू बिन अहदम ने भी जो है एंजल से कहा कि क्या मेरा नाम लिखा हुआ है उन लोगों के नामों के साथ जो कि खुदा के साथ मोहब्बत करते हैं, यानी जो खुदा से मोहब्बत करते हैं। तो फ़रिश्ते ने कहा नहीं, और साथ ही साथ ये भी कहा कि आप जो है वो धीरे बोलो। तो अबू बिन अहदम क्या करते हैं, अबू बिन अहदम फिर हल्के आवाज़ में, यानी धीरी आवाज़ में जो है वो धीमी आवाज़ में इल्तिजा करते हैं। क्या इल्तिजा करते हैं? वो कहते हैं फ़रिश्ते से कि आप जो है मेरा नाम उन लोगों के साथ लिख लें जो कि खुदा के बंदों से मोहब्बत करते हैं। यानी फ़रिश्ता उन लोगों के नाम लिख रहा था जो कि खुदा से मोहब्बत करते हैं। तो अबू बिन अहदम ने कहा कि मेरा नाम उन लोगों में लिख लें जो कि लोगों से मोहब्बत करते हैं, यानी खुदा के बंदों से मोहब्बत करते हैं। तो फ़रिश्ते ने जो है वो लिख लिया। अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। द एंजल रोट एंड वैनिश्ड द नेक्स्ट नाइट इट केम अगेन विद अ ग्रेट अवेकिंग लाइट। अब यहाँ पर W जो है वो साइलेंट होगा, इसे अवेकिंग पढ़ा जाएगा। एंड शॉट द नेम हुम लव ऑफ गॉड हैड ब्लेस्ड एंड लो बिन अहदम नेम लेट ऑल द रेस्ट। तो देखें स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि फ़रिश्ते ने जो है वो अबू बिन अहदम का नाम लिखा और वो गायब हो गया। वो दोबारा जो है वो अगली रात को आया, यानी पिछली रात को जो है उसने नाम लिखा और गायब हो गया, अगली रात को दोबारा आया। तो जब फ़रिश्ता दोबारा आया तो बहुत ज़्यादा रोशनी जो है वो कमरे में फिर फैल गई, जो है उन्हें नाम दिखाए।
अब यहाँ पर ये सवाल होगा कि किन लोगों के नाम दिखाए। तो अबू बिन आदम को फरिश्ते ने जो है वो उन लोगों के नाम दिखाए जिनसे खुदा मोहब्बत करता है, यानी उन लोगों के नाम दिखाए जिनसे अल्लाह ताला जो है वो मोहब्बत करता है और जिन्हें जो है वो अल्लाह ताला की मोहब्बत अता हुई है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर जो है वो आपको बात समझ में आई होगी। और अबू बिन आदम का नाम कहाँ लिखा हुआ था? अबू बिन आदम का नाम जो है उधर सबसे टॉप में लिखा हुआ था, यानी जिन लोगों पर खुदा की रहमत हुई है उन लोगों में जो है वो अबू बिन आदम का नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ था। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी और इसकी तशरीह थोड़ी सी बता देता हूँ। इसकी तशरीह ये है कि एंजल ने जो है वो अबू बिन आदम की रिक्वेस्ट पे अबू बिन आदम का नाम लिख लिया और गायब हो गया। अगले दिन वो फिर आया और अगले दिन अबू बिन आदम को उन लोगों के नाम दिखाए जिनको जो है वो खुदा की मोहब्बत अता हुई, यानी जिन खुश नसीबों को खुदा की मोहब्बत अता हुई थी उन लोगों के जो है वो नाम दिखाए। तो फिर अबू बिन आदम का नाम कहाँ लिखा हुआ था? अबू बिन आदम का नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ था उस लिस्ट में। तो ये जो है वो अबू बिन आदम को खुशकिस्मती हासिल हुई। तो यहाँ पर जो है ये हमारा पोयम जो है वो कंप्लीट हो गई। और अबू बिन आदम से जब वो फरिश्ता मिलने आया दोबारा अगली रात, तो फिर भी रोशनी जो है वो कमरे में बहुत ज़्यादा फैल गई थी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर पोयम ख़त्म हो गई, एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट हुई। नीचे हमें एक छोटी इंस्ट्रक्शन और दी हुई है, वो भी पढ़ के बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। नाउ इन ग्रुप्स ऑफ 4 रिसाइट द पोयम विथ 1 स्टूडेंट रीडिंग 1 वर्ड्स ईच। तो देखें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि 4 वर्ड्स लिखे हुए हैं, यानी 4 बंथ लिखे हुए हैं। तो आपने जो है वो 4 के ग्रुप्स में काम करना है, यानी 4-4 के ग्रुप्स में। एक स्टूडेंट जो है वो 1 वर्ड्स पढ़ेगा और दूसरा स्टूडेंट जो है वो दूसरा वर्ड्स पढ़ेगा और तीसरा स्टूडेंट तीसरा और चौथा स्टूडेंट चौथा वर्ड्स। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक वर्ड्स कहाँ से कहाँ तक बनेगा। देखें, एक वर्ड्स बनेगा अबू बिन आदम से लेकर बुक ऑफ गोल्ड तक, तो ये हमारे पास एक वर्ड्स हो गया। इसी तरह से दूसरा वर्ड्स बनेगा एक्साइटिंग से लेकर लॉर्ड तक, तीसरा वर्ड्स बनेगा एंड से लेकर मैन तक और चौथा वर्ड्स बनेगा द एंजल से लेकर रेस्ट तक। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। आप 4 स्टूडेंट होंगे, एक एक करके वर्ड्स पढ़िएगा और अपनी प्रोनाउंसिएशन को अच्छा रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अटके बगैर पढ़ें। जब भी आपको कहा गया था साइलेंटली रीड कर लें ताकि आपको जो है वो पोयम पढ़नी आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आ जाए एक्सरसाइज नंबर 2 करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 का शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि आपने जो है वो नोट्स ज़रूर बाय कर लेने हैं। नोट्स की जो फ़ीस है वो मैंने 100 रुपीज़ रखी है। अब 100 रुपीज़ मैंने फ़ीस क्यों रखी है? क्योंकि लेक्चर तो मैं आपको फ्री में अपलोड कर देता हूँ, तो फिर इसकी फ़ीस रखने की वजह क्या हुई? देखें, इस लेक्चर जो है वो अपलोड करने में भी मुझे घंटों लगते हैं, यानी पहले रिसर्च करना पड़ता है, फिर आपके लिए लेक्चर को अच्छी तरह बनाना पड़ता है, रिकॉर्ड करने में टाइम लगता है, घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा तक लग जाता है और उसके बाद फिर एडिटिंग करनी पड़ती है ताकि क्वालिटी आपको अच्छी मिले और उसके बाद लेक्चर मिल जाता है। तो इसकी मैं कोई फ़ीस तो लेता नहीं हूँ आपसे। लेकिन नोट्स की फ़ीस क्यों रखी है? नोट्स की फ़ीस इसलिए रखी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसमें महीनों लगे हैं, यानी 8-9 महीने से ज़्यादा जब से ये बुक आई है मैं लिख रहा हूँ, तो फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी, रिसर्च हुआ, तो इसीलिए मैंने लीस्ट अमाउंट रखा 100 रुपीज़। अगर आप मार्केट में भी जाएँ तो 100 रुपीज़ में आपको कोई नोट्स मिलेंगे तो नहीं, तो इसीलिए मैंने सबसे कम आपके लिए अमाउंट रखा 100 रुपीज़ ताकि कोई भी ईज़िली ख़रीद सके, किसी के लिए मुश्किलात ना हो। तो आप जो है मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा। इंशाल्लाह नोट्स जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नोट्स तमाम यूनिट के होंगे, तमाम एक्सरसाइज के, ये सबसे बड़ा एडवांटेज होगा, यानी जो भी यूनिट है जैसा बुक में दिया हुआ है तरतीब से उसी तरह से बिल्कुल नोट्स बने हुए होंगे। यूनिट 1.1 होगा, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, इसी तरह तमाम यूनिट्स होंगे और तमाम एक्सरसाइज। तो जो भी आपको यूनिट देखना होगा, एक्सरसाइज आप इजीली देख सकेंगे, मुश्किलात नहीं होगी आपको। तो उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आ जाए एक्सरसाइज नंबर 2 पढ़ता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ। आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चले आ जाए एक्सरसाइज नंबर 2 पढ़ लेते हैं। फाइंड द रीमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एंड फिल दैम इन द फर्स्ट 2 कॉलम्स इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें ये कहा जा रहा है कि आपने रेमिंग वर्ड्स फाइंड करने हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ रेमिंग्स वर्ड क्या होते हैं। देखिए, रेमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके आखिर में जो है वो साउंड एक जैसा आ रहा हो। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको जो है वो रीमिंग वर्ड्स लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि इंक्रीज, पीस। इंक्रीज में भी आखिर में आवाज़ क्या आ रही है? ईज। और पीस में क्या आ रही है आखिर में आवाज़? ईज। तो जिन साउंड के आखिर में आवाज़ एक जैसी आती है उसे हम रेमिंग वर्ड्स कहते हैं। और ये पोयम जो हमने अबू बिन आदम वाली पढ़ी, इसमें रेमिंग वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं। तो मैंने आपको जो है वो बता दिया, रेमिंग वर्ड्स और आखिर में आते हैं। इनको आखिर में इसलिए लगाया जाता है ताकि पोयम और अच्छी लगे। तो आपने जो है वो 2-2 वर्ड जो है वो हर
कपलेट से यानी हर वर्ड से आपने निकालने हैं और यहाँ पर लिखने हैं। तो मैंने रेमिंग वर्ड्स निकाले हैं, मैं आपको लिख के दिखा दूंगा। आगे देखें इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है। देन थिंक ऑफ 2 अदर वर्ड्स दैट रेम विद द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एंड राइट दैम इन द नेक्स्ट 2 कॉलम। तो देखें 2 वर्ड्स तो वो होंगे जो कि आपने पोएम से निकाल लिए, लेकिन 2 रेमिंग वर्ड्स वो होंगे जो आप अपनी तरफ से सोचेंगे। जैसे कि इंक्रीज और पीस पोएम में आए हुए थे, अगर आप शुरू की लाइनों में देखें तो आपको दिख जाएगा। लेकिन चीज़ और गीस ये जो है वो अलग से दिए हुए हैं। चीज़ आपको पता है क्या होती है, चीज़ जो है वो एक दूध से बनने वाली जो है वो एक हमारे पास एक इंग्रेडिएंट होता है। तो स्टूडेंट गीस का मतलब जो होता है हंस, यानी आपने हंस वाली पोयम पढ़ी होगी पीछे, फॉक्स एंड हंस। तो हंस को जो है वो स्टॉक भी कहा जाता है और गीस भी कहा जाता है, और इसकी गर्दन जो है वो काफ़ी लंबी होती है। तो आप पीछे पोएम्स में पीछे जो है वो जो हमें टेक्स्ट दिया हुआ था उसमें आप देख सकते हैं। तो गीस मैंने आपको बता दिया क्या होता है। तो इसी तरह से हमने जो है वो 2 वर्ड्स अपने पास से सोचने हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। नीचे और लिखा हुआ है कि द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल, यानी ये जो पहला वाली आपको जो कॉलम है, ये पहले वाली जो रॉ है, ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने फिल करके दे दी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है रिमेंबर में रेमिंग वर्ड्स में हैव डिफरेंट स्पेलिंग बट सिमिलर साउंड्स। यहाँ भी यही बात लिखी हुई है कि स्पेलिंग तो अलग अलग होगी लेकिन आखिरी का जो साउंड होगा वो एक जैसा होगा, जैसे कि इंक्रीज, पीस, चीज़ और गीस। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको जो है वो रेमिंग वर्ड्स दिखा देता हूँ कि रेमिंग वर्ड्स किस तरह से होते हैं, और आपको जो है वो समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। तो स्टूडेंट आपको जो है वो रेमिंग वर्ड्स लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे, तो इसे अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो मैं रेमिंग वर्ड पढ़ते जाऊंगा और आपको इनके मायने भी समझाता जाऊंगा। यहाँ पर जो लिखा हुआ है रेमिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम, तो ये वर्ड जो है वो पोएम से लिए गए हैं। आप हर लाइन की आखिर में देखेंगे तो ये वर्ड्स आपको तरतीब से मिल जाएंगे, और एडिशनल रेमिंग वर्ड्स में जो है ये वर्ड्स हमने अपने पास से सोचे हैं, यानी मैंने अपने पास से लिखे हैं। तो आ जाए पढ़ लेते हैं। पहला वाली लाइन तो हमने पढ़ ली, दूसरी वाली लाइन पढ़ते हैं। रूम ब्लूम, रूम का मतलब आपको पता है कमरा होता है, और ब्लूम का मतलब जो है वो फूल होता है, यानी रूम का मतलब कमरा, ब्लूम का मतलब जो है वो फूल। और बूम का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ लगती है तो आवाज़ आती है ना, बूम, तो आवाज़ के लिए, शोर के लिए जो है वो बूम लगाया जाता है। जूम का मतलब क्या होता है, बड़ा करके देखना। अब आप चारों की आवाज़ सुने तो आपको एक ही जैसी आवाज़ आएगी, रूम, ब्लूम, बूम, जूम। तो ये चारों रेमिंग है, रेमिंग वर्ड्स हैं एक दूसरे के। अब आ जाते हैं तीसरी लाइन पर। गोल्ड, गोल्ड का मतलब आपको पता है सोना होता है। बोल्ट, बोल्ट का मतलब होता है बहादुर। टोल्ड, टोल्ड का मतलब होता है कहना। और मोल्ड का मतलब क्या होता है, चिकनी मट्टी। तो इधर भी तमाम साउंड एक ही जैसे हैं, गोल्ड, बोल्ट, टोल्ड, मोल्ड। तो अब आ जाए 4 पढ़ते हैं। सेट, सेट का मतलब होता है कहना। स्टूडेंट हेड का मतलब होता है सर, और पेट का मतलब होता है रास्ता, और मेट का मतलब होता है पागल, यानी कहते हैं ना क्या तुम मैड हो गए हो, यानी क्या तुम पागल हो गए हो। तो अब इन सब के अगर आप साउंड सुने तो एक ही जैसे होंगे, सेट, हेड, पेट और मेट। तो ये जो है वो एक दूसरे के रेमिंग है। अब आ जाते हैं 5 पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो 5 में पहला वर्ड है वो है अकॉर्ड, और अकॉर्ड का मतलब होता है कबूल करना। लॉट, लॉट का मतलब होता है अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होता है और हाकिम के लिए इस्तेमाल होता है। तो लॉर्ड जो है वो अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होता है, यानी खुदा। और रोड का मतलब आपको पता है रास्ता होता है, और रोड का मतलब क्या होता है, शाख, यानी आपने पेड़ देखा होगा, पेड़ों से बहुत सारी टेनियाँ, शाखें निकली हुई होती हैं, तो उसको कहते हैं रोड। अकॉर्ड, लॉट, रोड और रॉड। तो देखें सबके जो साउंड है वो एक जैसे हैं। सो का मतलब होता है तो, लो का मतलब होता है कम, रॉ का मतलब होता है लाइन, जैसे कि यहाँ पर आपको रॉ लगी हुई नज़र आ रही होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन रॉ कहते हैं। स्नो का मतलब आपको पता है बर्फ़। तो सबके एक जैसे साउंड हैं, सो, लो, रो, स्नो। तो स्टूडेंट 7 में लिखा हुआ है देन, देन का मतलब होता है फिर। मैन का मतलब होता है आदमी, ये जो है वो जमा होती है। MAN मैन ये सिंगुलर होता है, MEN मैन ये प्लूरल होता है। और वैन का मतलब क्या होता है, वैन का मतलब होता है हमारे पास रसोली, यानी ये एक बीमारी है जो कि पेट में होती है। और फ़ैन का मतलब क्या होता है, फ़ैन का मतलब होता है कीचड़। यहाँ पर वो वाला फ़ैन नहीं है, ना ही पंखे वाला फ़ैन है, ना ही किसी का मद्दा होना यानी किसी को पसंद करने वाला फ़ैन। यहाँ पर FEN है, तो इसका मतलब होता है कीचड़। अब आइए नीचे पढ़ते हैं। नाइट, रात को कहते हैं लाइट, लाइट जो पता है आपको रोशनी को कहते हैं सनलाइट, सन से आने वाली रोशनी को। और माइट, माइट का मतलब होता है शायद।
ठीक है, सबके जो है वो आवाज़ एक जैसी होगी, नाइट, लाइट, सन लाइट और माइट। अब आ जाए पढ़ते हैं ब्लेस्ड। ब्लेस्ड का मतलब क्या होता है? रहमत, यानी किसी को रहमत मिलना। अब रेस्ट का मतलब क्या होता है? आराम करना। वेस्ट का मतलब होता है मगरिब। टेस्ट का मतलब होता है परखना या किसी का इम्तिहान लेना। आप एक साथ पढ़ता हूँ, सबके साउंड एक जैसे आएंगे, ब्लेस्ड, रेस्ट, वेस्ट, टेस्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, कुछ मुश्किल नहीं हुई होगी। खोल के मैंने आपको समझा दिया, लिखवा दिया, तो आप ज़रूर इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। अब आ जाए एक्सरसाइज नंबर 3, यानी अपनी आखिरी एक्सरसाइज को करते हैं। वर्क विद अ पार्टनर एंड यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द एडिशनल रेमिंग वर्ड्स योर लिस्ट एंड योर पार्टनर लिस्ट। राइट अ शॉर्ट पोएम हैविंग एटलीस्ट 8 लाइन्स। तो स्टूडेंट, ये जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल एक्सरसाइज है पूरी बुक की। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो पोएम लिखना है। आपको पता है कि पोएम कौन लिखता है? पोएम जो है वो बड़े बड़े पोइट्स लिखते हैं, जो कि एमए होते हैं या इससे ज़्यादा उनके पास तालीम होती है इंग्लिश में। तो वो लोग जो है वो पोएम लिखते हैं या बड़े बड़े ऐसे लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको भी लिखने का कहा जा रहा है, तो यहाँ भी मैंने आपके लिए काम आसान कर दिया है, ये लिखकर दिखा दिया है, तो मुश्किल नहीं होगी। और पोएम किस तरह लिखते हैं ये भी मैं आपको सिखा दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ इंस्ट्रक्शन में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन में ये कहा जा रहा है कि आपने जो है वो रेमिंग वर्ड्स, यानी आपने ऐसे अल्फाजात का इस्तेमाल करना है जिनके साउंड एक जैसे हों, और वो जो है वो आखिर में आएंगे। यानी जब आप पोएम लिखेंगे तो वो वर्ड्स जो है वो पोएम के आखिर में आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं भी उठा के डाल दिए, बल्कि आखिर में आने चाहिए। जैसे कि ऊपर पोएम में आ रहे थे, जैसे कि इंक्रीज़ आखिर में आया था, और आया था हमारे पास आखिर में पीस, ये भी आखिर में आया था। तो इसी तरह से आपने रेमिंग वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं। मैंने पोएम लिखी है, आपको दिखा दूंगा। और रेमिंग वर्ड्स कहाँ से उठाने हैं? रेमिंग वर्ड्स आपने वहाँ से उठाने हैं, एडिशनल रेमिंग वर्ड्स, यानी जो आपने इजाफी लिखे हैं वहाँ से उठाने हैं। और आप चाहें तो आप अपने दोस्त के एडिशनल रेमिंग वर्ड्स भी ले सकते हैं, यानी जो आपने लिखे हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपने आपके जो दोस्त है उसने अलग लिखे होंगे तो वो भी जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई कैद नहीं है कि सिर्फ अपने ही लेने हैं, अपने दोस्त के और नए वर्ड्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात की जा रही है कि पोएम जो है वो कम से कम 8 लाइनों पर होनी चाहिए, यानी उसके अंदर 8 शेर जो हैं वो होने चाहिए। तो मैंने जो है ये लिखा है, मैं आपको पोएम दिखा देता हूँ। पोएम आपको लिखी हुई नज़र आ रही होगी, और यहाँ पर आपको रेमिंग वर्ड्स भी आखिर में लिखे हुए आ रहे होंगे, जैसे कि सनलाइट, लाइट, मैन, फैन, गोल्ड, बोल्ट, लो और रो। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको एक चीज़ और भी नज़र आ रही होगी कि मैंने जो है वो पोएम से भी कुछ वर्ड इस्तेमाल करे हैं, यानी मैंने सिर्फ एडिशनल वर्ड से इस्तेमाल नहीं करे हैं, पोएम से भी कुछ वर्ड्स ले लिए हैं। तो ये मैंने इसलिए किया है ताकि पोएम जो है वो इजी से मैं लिख सकूं और आपको बात भी अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो अगर आप अपने पास से लिखना चाहें तो आप सिर्फ एडिशनल रेमिंग वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है वो अब्बू बिन अहदम में जो वर्ड्स दिए हुए थे वो भी इस्तेमाल करे हैं। तो मैंने मिक्स करके लिखा है, यानी एडिशनल रेमिंग वर्ड्स भी इस्तेमाल करे हैं और पोएम में से भी कुछ वर्ड्स ले लिए हैं ताकि पोएम ईजिली लिख सकूँ। तो मैंने पोएम किस चीज़ पर लिखी है? लाइफ फ्रॉम सनलाइट, यानी सूरज की रोशनी से ज़िंदगी। अब आपको पता है कि सूरज की रोशनी ना हो तो हमारी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी से जो है वो बारिश होती है, सूरज की रोशनी जो है वो समंदर पे पड़ती है, जिससे पानी जो है वो वेपर्स बन के उड़ता है और जो है बारिश होती है। और सूरज की रोशनी से ही जो है वो पेड़ पौधे और दूसरी चीज़ें जो हैं वो अपना खाना बनाते हैं और फल उगाते हैं, पौधे उगाते हैं। तो अगर सूरज की रोशनी बंद हो जाए तो सब कुछ फ़ौरन जम जाएगा, यानी कुछ टाइम बाद सब कुछ जम जाएगा और ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने क्या पोएम लिखी है? लाइफ फ्रॉम सनलाइट। तो पोएम जो है वो बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही अच्छी लिखी है मैंने। और ये पोएम मैंने ख़ुद लिखी है अपने पास से, कहीं से कॉपी नहीं करी है, अपने पास से लिखी है, अपनी नॉलेज पर और अपने नॉलेज के बेस पर लिखी है। तो आ जाए मैं पढ़ देता हूँ, और ये पोएम भी आपको नोट्स में मिल जाएगी, तो नोट्स ज़रूर बाय कर लीजिएगा। तो लिखा हुआ है कि ग्रास फुल्ली कवर्ड विथ सनलाइट, डार्कनेस वॉज वैनिश्ड एवरीवेयर बाय लाइट। तो कहा जा रहा है कि घास, यानी जो घास होती है, जो घास फूस होती है, वो पूरी तरह कवर है सनलाइट से। अब जब सन की रोशनी पड़ती है तो ग्रास आपको पता है पूरी तरह कवर हो जाती है, उसके ऊपर हर तरफ रोशनी पड़ रही होती है। और जो अंधेरा होता है वो क्या होता है? गायब हो जाता है, यानी हर तरफ से अंधेरा गायब हो जाता है लाइट की वजह से, रोशनी की वजह से।
सन की रोशनी की वजह से। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इक्विपमेंट रेडी फॉर मैन, यानी औजार जो हैं वो तैयार हैं आदमियों के लिए, मैंस के लिए, इंसानों के लिए। मैन विल वर्क विथ हार्ट इन फैन, तो इसमें कहा जा रहा है कि आदमी काम करते हैं दिल से कीचड़ में। अब यहाँ पर किन की बात हो रही है? यहाँ पर फार्मर की बात हो रही है। आपको पता होता है कि जो फार्मर होते हैं उनके औजार होते हैं जो कि वो हमेशा तैयार रखते हैं सुबह काम करने से पहले, और जब वो औजार लेकर काम करने जाते हैं तो काम किस में करते हैं? कीचड़ में काम करते हैं, यानी मिट्टी में काम करते हैं, और हमारे लिए जो है वो ज़मीन से सोना निकालते हैं। सोना क्या है? सोना जो है वो सब्ज़ी और अनाज ये सब हमारे लिए उगाते हैं। तो हमें जो है अपने किसानों की कदर करनी चाहिए और इनकी हर हाल में रिस्पेक्ट करना चाहिए और इनके लिए आसानियाँ पैदा करना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो तपती धूप में काम करते हैं और हमारे लिए आसानी पैदा करते हैं। क्योंकि हम खुद तो सब्ज़ियाँ उगाते नहीं हैं, यही लोग जो है वो हमारे लिए सब्ज़ियाँ उगाते हैं, तो ये लोग जो है वो खैराज तहसीन के लायक होते हैं। तो आज आप पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। दे विल कल्टिवेट द गोल्ड, यानी वो उगाएंगे क्या? सोना। अब सोना कैसे उगाएंगे? मैंने आपको बता दिया कि सोना यहाँ किसको कहा जा रहा है? सब्जियों को, फलों को, अनाज को सोना कहा जा रहा है। थोस मैन आर बेनेवलेंट एंड बोल्ड, इस तरह के जो लोग होते हैं वो खैरख्वाह होते हैं, यानी दूसरों का ख्याल करने वाले होते हैं और बहादुर होते हैं। अब दूसरों का ख्याल करने वाले किस तरह से हैं? क्योंकि ये जो सब्ज़ियाँ उगाते हैं, जो चीज़ें उगाते हैं, इनको बहुत ही कम रेट मिलते हैं। अगर आप कोई सब्ज़ी 10 रुपये किलो में ले रहे हैं, जो कि बहुत कम रेट है, चले 100 रुपये किलो कर लेते हैं। अगर आप कोई सब्ज़ी 100 रुपये किलो में ख़रीद रहे हैं तो किसान को आपको पता है कितने पैसे मिलेंगे? किसान को सिर्फ उसका 10 रुपये या 15 रुपये तक मिलेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये मिलेंगे। ये बाकी जितना भी पैसा है बीच में तकसीम हो जाता है, यानी ये 80 रुपये जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों का मुनाफा निकल जाता है। आप किसान को सिर्फ 10-20 रुपये मिल पाते हैं। तो किसान जो है वो बहुत ज़्यादा खैरख्वाह होता है जब भी इतने कम पैसे पर भी काम कर लेता है, और काफ़ी बहादुर होता है कि इतनी गर्मी होती है, इतनी ज़्यादा धूप, फिर भी काम करता रहता है। अब आ जाते हैं सनलाइट पे बात करते हैं। क्योंकि सनलाइट की बात कर रहा हूँ तो किसान की बात तो करनी पड़ेगी, इसलिए किसान की बात ऊपर कर डाली। इफ़ वाटर एंड सनलाइट विल बी लो देयर विल मैनी प्रॉब्लम इन अ रॉ। अब यहाँ पर क्या बात की जा रही है? यहाँ पर ये बात की जा रही है कि अगर पानी और सनलाइट कम होगा, यानी ऐसा होगा कि बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होगी और धूप नहीं आ रही होगी, यानी बहुत ज़्यादा जो है वो बादल रहेंगे और बारिश नहीं होगी। अक्सर ऐसा होता है ना कि बादल तो होते हैं पर बारिश नहीं होती, तो धूप नहीं पड़ रही होती, जिसकी वजह से भी जो है फसलों को नुकसान हो रहा होता है। तो अगर पानी और सनलाइट नहीं होगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो लाइन से शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब ना पानी होगा और ना ही धूप होगी तो आपको पता है कि सब्ज़ियाँ नहीं उगेंगी। सब्ज़ियाँ नहीं उगेंगी तो हमें खाने के लिए नहीं मिलेगा, हम पढ़ नहीं सकते, हम लिख नहीं सकते, यहाँ तक कि इनफैक्ट हम जी भी नहीं सकते, अपनी ज़िंदगी को भी कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे, हम सब जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पोयम जो है वो ख़त्म होती है। एक बार जो है वो पोयम मैं आपको दोबारा से तेज़ी में पढ़ देता हूँ, यानी इंग्लिश डायरेक्ट पढ़ देता हूँ। ग्रास फुल्ली कवर्स विथ सनलाइट, डार्कनेस वॉज वैनिश्ड एवरीवेयर बाय लाइट, इक्विपमेंट रेडी फॉर मैन, मैन विल वर्क विथ हार्ट इन फैन, दे विल कल्टिवेट द गोल्ड, थोस मैन आर बेनेवलेंट एंड बोल्ड, इफ़ वाटर एंड सनलाइट विल बी लो देयर विल बी मैनी प्रॉब्लम इन अ रॉ। तो ये पोयम मैंने लिखी और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैंने जो है वो पोयम से भी वर्ड इस्तेमाल करे जो कि हमें मना किया गया था, लेकिन मैंने इसलिए इस्तेमाल करे ताकि पोयम आसान हो और अच्छी हो और आपको समझ में आ जाए, और साथ ही साथ एडिशनल रेमिंग वर्ड्स भी इस्तेमाल करे। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी, मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। तो आपने जो है वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है। नोट्स चाहिए हो तो कांटेक्ट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह नोट्स आपको फ़ौरन प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपको। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई गलती हो गई हो या आपको कुछ समझ ना आया हो या कुछ रह गया हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर, इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, मैं आपकी क्यूरी को भी जो है वो रिजॉल्व करने की फुल्ली कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी, लेक्चर पसंद आया होगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।